we are going to discuss ESR, erythrocyte sedimentation rate. erythrocyte sedimentation rate ये एक टेस्ट है जो हम लैब में CBC के साथ परफॉर्म करते हैं। ये एक नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा हम एक और टेस्ट करते हैं इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन को चेक करने के लिए, वो है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ये जो है इसकी नॉर्मल रेंज मर्दों में 0 से 15 मिलीमीटर पर आवर है और फीमेल्स में इसकी नॉर्मल रेंज 0 से 20 मिलीमीटर पर आवर है। ये एक प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है, ना कि डायग्नोस्टिक। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि हम लोग इससे कुछ डिटेक्ट ही नहीं कर सकते कि पेशेंट को क्या बीमारी है, उसको लिवर इन्फेक्शन है, किडनी इन्फेक्शन है, कोई स्टमक इन्फ्लामेशन है, हम नहीं चेक कर सकते। ये हमें बस ओवरऑल हाई आता है और हमें पता चलता है बॉडी में कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन चल रही है। उसके बाद हम फर्दर टेस्ट करते हैं, पेशेंट के सिम्टम्स को देखते हुए पता लगवाते हैं। ये प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है, मतलब कीमो जब पेशेंट की होती है या पेशेंट को कोई मेडिसिन देते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद दोबारा ESR करवाते हैं। अगर तो लो हो तो इट मीन्स कीमो या मेडिसिन का इफ़ेक्ट पेशेंट की बॉडी पे पॉजिटिवली आ रहा है, बेनिफिशियल है वो पेशेंट के लिए। अगर कीमो के बाद ESR का लेवल दोबारा हाई होता है या काफ़ी ज़्यादा उससे हाई है, इट मीन्स कि इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इंक्रीज़ हो रहा है मेडिसिन या कीमो से। लैब में हम ESR परफॉर्म कैसे करते हैं? हमें ब्लड चाहिए होता है मिक्सड विद द एंटीकोएगुलेंट। हमारे पास ब्लड आ गया पर्पल वाइल के अंदर, मैक्सिमम ज़्यादातर लैब में उसी के अंदर आता है। तो उसके बाद हम लोगों ने चेक करना है कि इसके अंदर कोई क्लॉट तो नहीं, और अगर क्लॉट वगैरह नहीं है तो फिर हम लोगों के पास लैब में किस तरह की ट्यूब होती है, हम लोग इसे बोलते हैं वेस्टर्जन ट्यूब। मैं उसकी पिक्चर भी लगा दूँगी। वेस्टर्जन ट्यूब के अंदर इस तरह की मार्किंग होती है 0 से 200 तक। हम लोगों ने वेस्टर्जन ट्यूब के थ्रू सैंपल को पिक करना है। सैंपल यहाँ से अंदर जाएगा। माउथ पाइपेटिंग ज़्यादातर कर रहे होते हैं लैब में, और हम लोगों ने सैंपल को फिल करना है ये 0 मार्क तक। यहाँ तक जब हमने सैंपल फिल कर लिया तो उसके बाद यहाँ पे हाथ रखना है। जब हम यहाँ पे ज़ोर से हाथ रखेंगे तो सैंपल नीचे से लीक नहीं होगा। हम लोगों ने प्लेस कर देना है इसको वेस्टर्जन रैक के ऊपर। रबड़ वहाँ पे नीचे बैंड लगा होता है, वहाँ पहले फ़िक्स करना है, फिर ऊपर से फ़िक्स कर देना है। ये बिल्कुल स्ट्रेट वहाँ पे 1 घंटे के लिए पड़ी रहेगी। हम लोगों ने इसका लेवल चेक करना है मिलीमीटर पर आवर के हिसाब से। 1 घंटे में देखना है कि ग्रेविटी के थ्रू कितने RBCs नीचे सेटल डाउन होते हैं। तो फिर हम लोगों ने जब इसको रैक पे रख देना है, 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। मेक श्योर करना है कि जिस शेल्फ़ पे हम लोगों ने रैक रखा हुआ है वहाँ पे कोई वाइब्रेशन वगैरह ना हो। अगर कोई वाइब्रेशन वगैरह होगी तो ये जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे। 1 घंटे बाद आपने आके देख लेना है कि RBCs 0 से कितने नीचे गए हैं। अगर सपोज़ यहाँ पे 10 है, RBCs 10 तक गए हैं, तो आपने कह देना है यहाँ तक आपके जो हैं RBCs का लेवल है, और यहाँ पे प्लाज्मा है। तो आपने कह देना है कि जो इसका ESR है वो है 10 मिलीमीटर पर आवर। ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, RBCs के ऊपर जीटा पोटेंशियल की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। ब्लड वेसल में RBCs जब एक दूसरे के करीब आते हैं, सबके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, करीब नहीं आते, क्लॉटिंग नहीं होती। अब जब बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो इन्फ्लेमेशन के नतीजे में एक प्रोटीन है, उसका नाम है फाइब्रिनोजिन। ये प्रोटीन है, ये लीवर से रिलीज़ होती है। क्लॉटिंग कैस्केड में भी ये प्रोटीन इंक्लूड है। इस प्रोटीन के ऊपर कुछ रीजन्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इन्फ्लेमेशन में ये प्रोटीन RBC के जीटा पोटेंशियल चार्ज के साथ इस तरह बाइंड हो जाता है, जो इसके अंदर पॉजिटिव रीजन होता है।
तो ये है फाइब्रिनोजिन और ये है आरबीसी। आरबीसी नेगेटिव, फाइब्रिनोजिन के पॉजिटिव रीजन्स, ये इस तरह आपस में जुड़ते हैं और इसकी वजह से रोलेक्स फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अगर हम इसको ब्लड स्मेयर में भी देखें तो हमें कुछ इस तरह के ब्लड स्मेयर में भी सेल्स नज़र आते हैं। तो ये जो रोलेक्स फॉर्मेशन है ये नॉर्मल ब्लड में तो नहीं होती। जो ये रोलेक्स फॉर्मेशन है ये डिपेंड करती है कि स्पीड ऑफ आरबीसीज़ की स्पीड कितनी है। जितनी ज़्यादा स्पीड से आरबीसीज़ नीचे सेटल डाउन होंगे उतनी ज़्यादा स्पीड से रोलेक्स फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और उतना ही ज़्यादा ईएसआर का लेवल हाई आएगा। मोर इन्फ्लेमेशन, मोर इन्फेक्शन, मोर फाइब्रिनोजिन, more attachment of fibrinogen with the RBCs due to the zeta potential of RBC and the positive region of fibrinogen, there will be the Rolex formation. जितने भी इन्फेक्शियस कंडीशन हैं उनके अंदर ESR का लेवल हाई आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीबी में ESR का लेवल हाई आएगा, कैंसर में ESR बहुत हाई आएगा, प्रेगनेंसी में हाई इसलिए आता है क्योंकि इसमें अनीमिया हुआ होता है, तो अनीमिया की वजह से ESR लेवल हाई आता है। और ओल्ड एज में भी हाई होता है। इसके अलावा ESR लो कब आएगा? ESR लो आता है सिकल सेल एनीमिया में। सिकल सेल एनीमिया में लो इसलिए आता है क्योंकि सिकल शेप जो होती है इस तरह के RBC होते हैं। जब वो वेस्टर्जन ट्यूब में हम लोग ऐड करते हैं तो जो ये सेल्स हैं इस शेप के वो आपस में एक दूसरे के साथ स्टक हो जाते हैं, एक दूसरे को गुजरने नहीं देते, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है। फ्रिक्शन के ज़्यादा होने की वजह से जब RBCs पास ही नहीं करेंगे, सेटल ही नहीं होंगे, तो फिर जो है ESR लो ही आएगा। इसके अलावा पॉलीसाइथीमिया। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।